चीन के एजेंट के रूप में काम किया। इसीलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहा हूं। इस बात को लेकर इनको बने रहने का इस गद्दी पे कोई अधिकार नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो ऐसे प्रधानमंत्री को बने रहने का देश में एक सेकंड में समझता हूं कोई अधिकार नहीं है। और गद्दी से उतरे प्रधानमंत्री जी और इनके ऊपर देशद्रोही का, राष्ट्रद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। हमारा देश गड्ढे में डाल दिया। किसने डाला? गोदी मीडिया ने डाला, भारत सरकार का सहयोग करके। तो ये सारे गोदी मीडिया जो है, इसको मैं देशद्रोही बोलता हूं। इस देश के प्रधानमंत्री को देशद्रोही बोलता हूं। देश की जनता को कहते हैं कि आप नफरत करो और हम उनको अपना दामाद बना के घर में बिठाएंगे। सरकार हर चीज तो बेच ही रही है। अब एयर इंडिया को भी बेच रही है, रेलवे को बेच दिया। ये सरकार बेचने के लिए ही तो बनी है। शर्म नहीं आता ऐसे ढोंगी प्रधानमंत्री को? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा प्रधानमंत्री एक ढोंगी प्रधानमंत्री, एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री है कि चली गई भाजपा की गोद में। अब बहुतों के साथ हम बिस्तर होने के लिए। इन सब का चरित्र क्या है? चंद रुपए दो तो कपड़े उतार लेती है। क्या चरित्र है इनका? कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है ना, तो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, देश के संविधान को नहीं मानता है। तो ऐसे पत्रकारों को बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। तो पत्रकार इस देश के संविधान को नहीं मानता है, वो पत्रकार को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। सुरेश चौहान की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। जैसे पत्रकार पे सरकार अक्सर नोटिस भेजती रहती है, वैसे अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया जैसे प्रतिगंधा सरकार क्यों नहीं करती है? वो नोटिस क्यों नहीं भेजती है सरकार? भाई सरकार क्यों भेजेगी? सरकार तो उनको बोलती है कि आप हमारे पक्ष में बात करिए, जो भी हमारी कमजोरी है उसको दबाइए। आप ये देखिए ना, कल पार्लियामेंट के अंदर राजनाथ सिंह जी ने आखिर कबूल किया ना कि भारत की जमीन 38,000 स्क्वायर फीट ये मतलब कब्जा कर रखा है चाइना ने। वहीं पे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले बयान दिया था, हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं, हमारा कोई जमीन कब्जा किया ही नहीं। तो चीन का हौसला किसने बुलंद किया? भारत के प्रधानमंत्री ने। भारत के प्रधानमंत्री ने एक चीन के एजेंट के रूप में काम किया। इसीलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहा हूं। इस बात को लेके इनको बने रहने का इस गद्दी पे कोई अधिकार नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए नरेंद्र मोदी के ऊपर। एक प्रधानमंत्री पे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं कि आपको प्रमाण दे रहा हूं। आरोप लगाना एक अलग चीज है, मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं आपके साथ। एक देश का प्रधानमंत्री जो दूसरा देश वाला हमारे 20 सेना को मार दे और उसके बाद मीडिया में आके हमारे देश का प्रधानमंत्री कहे कि हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं, तो फिर ये 20 सेना कैसे मर गए? उसके बाद 5 सैनिक हमारे कैसे किडनैप हो गए? ऐसे गंभीर मसले पे एक मजाक के तौर पे आके, मतलब एक आपका जुमलेबाज नाम हो गया तो हर चीज में जुमलेबाजी तो काम नहीं करेगी। ये देश से सुरक्षा से जुड़ी हुई मसला है, हमारी सीमा से जुड़ी हुई मसला है। अगर ऐसे मसले पे हल्का बयान नरेंद्र मोदी जी आके देंगे तो आप विदेश वाले को मजबूत किए हो ना, तभी तो चाइना आपको आंख दिखा रहा है। आप आंख नहीं दिखा रहे हो, चाइना आपको आंख दिखा रहा है। आपने चाइना को मजबूत किया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को बने रहने का देश में एक सेकंड में समझता हूं कोई अधिकार नहीं है। और गद्दी से उतरे प्रधानमंत्री जी और इनके ऊपर देशद्रोही का, राष्ट्रद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। आप जो बातें कह रहे हैं, हम बातें हैं, तो फिर इतना बड़ा प्रमाण है, ये है, तो फिर मीडिया इसको क्यों नहीं दिखा रही? संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता क्यों नहीं? अरे वो सारे तो वो तो खुद देशद्रोही हैं। ये तो देशद्रोही का एक हिस्सा है ना। हमारा देश गड्ढे में डाल दिया। किसने डाला? गोदी मीडिया ने डाला, भारत सरकार का सहयोग करके। तो ये सारे गोदी मीडिया जो है, इसको मैं देशद्रोही बोलता हूं। इस देश के प्रधानमंत्री को देशद्रोही बोलता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं राजनाथ सिंह जी का, जो कम से कम देश की जनता को उन्होंने सच्चाई बताया कल पार्लियामेंट के अंदर के सीमा पे हालात खराब हैं। इतने 1000 किलोमीटर, हमारा 38,000 ये सेंटीमीटर जमीन कब्जा किया है। तो ये कम से कम देश की जनता के आगे सच्चाई रखा राजनाथ सिंह जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके और इनको राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। धनेश्वर जी, अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि योगी सरकार ने मुगल म्यूजियम को शिवाजी म्यूजियम नाम दे दिया है। उर्दू नाम
से फिर नफरत, क्या कहेंगे? अरे भैया, इनको वैसे तो मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ शादी नहीं किया, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ शादी करता ना तो पक्का अपनी बेटी का दामाद जो है मुसलमान को ही चुनता। ये सब जो है ना मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जितने आरएसएस के बड़े नेता हैं, जितने भाजपा के बड़े नेता हैं, वो उनके चाहे भतीजे हो या बेटी हो, वो शादी करते हैं मुसलमानों की लड़कों के साथ, और मुसलमानों को टारगेट करके देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और वो कहते हैं कि आप इनसे नफरत करो, तो फिर उनको दामाद बनाने का क्या जरूरी है? मतलब दिखावटी नफरत दिखा रहे हैं लोगों को, देश की जनता को। देश की जनता को कहते हैं कि आप नफरत करो और हम उनको अपना दामाद बना के घर में बिठाएंगे। तो अभी खबर ये है धनेश्वर जी, आप लगातार निजीकरण पे भी बोलते रहे कि एयर इंडिया जो एयरलाइंस है उसे खरीदार नहीं मिल रहा है, हमेशा के लिए बंद हो सकती है, क्या कहेंगे? बड़ा बयान आया सरकार की तरफ से। अरे भाई, सरकार हर चीज तो बेच ही रही है। अब एयर इंडिया को भी बेच रही है, रेलवे को बेच दिया, एलआईसी को बेच दिया, लाल किले को बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, बैंकों को बेच दिया। ये सरकार बेचने के लिए ही तो बनी है। ये सरकार इस देश को बेच दिया है। लगभग 76 लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से लिया। कितने आदमियों को देश में पता है कि ये सरकार देगी बयान? पर आदमी के ऊपर 1 लाख रुपया कर्जा इस सरकार ने चढ़ा दिया है। ऐसा कौन सा मुल्क है जिससे ये कर्जा नहीं लिया? बताएं। भारत सरकार चाइना कर रहे हैं, चाइना से इन्होंने कर्जा नहीं लिया। इसीलिए नरेंद्र मोदी की जुबान बनती। पीएम केयर फंड के अंदर इन्होंने चंदा लिया है, यानी कि मोदी की जुबान बंद करी चाइना ने पैसा देके। शर्म नहीं आता ऐसे ढोंगी प्रधानमंत्री को? सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा प्रधानमंत्री एक ढोंगी प्रधानमंत्री है, एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। बातें तो 56 इंच की करता है, लेकिन 56 इंच की छोड़ो, 6 सूत का भी नहीं है सीना, 6 सूत का भी नहीं है दिल। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। पाकिस्तान को आंख दिखाने चलते हैं ये लोग। अरे आंख दिखाना है तो चाइना को दिखाओ, तब अपने बराबर वाले से आदमी लड़ता है। लेकिन ये भारत का प्रधानमंत्री है कि अपने छोटे को, पाकिस्तान को, और उससे भी छोटा, यानी कि यहां पे सबसे छोटा मुल्क नेपाल भारत को आंख दिखा रहा। तो शेर हुआ ना, तब तो नेपाल को कहेंगे हम शेर हुआ। आपके क्या कहते हैं, नागरिकों को गोली मारता है नेपाल। अभी जो नेपाल कभी भारत का एक अभिन्न अंग था, मतलब कि अंग का मतलब एक मित्र, सबसे प्यारा दोस्त था, बगल का सबसे अच्छा पड़ोसी था, जहां कोई वीजा या कुछ की जरूरत नहीं पड़ती थी। बिना रोक टोक के आप नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के नागरिक हमारे देश में आ सकते हैं। अब वहां स्थिति हो रही है वीजा की। कैसे संबंध श्री नरेंद्र मोदी जी ने खराब किए हैं अपने पड़ोसी मुल्कों से, इससे आपको समझ में आ जाएगा। बताएं आप एक भी मुल्क का नाम जिससे अच्छे संबंध मोदी जी ने बनाए हो। पूरी दुनिया में भारत का नाम आज थू थू करता है। ये गोदी मीडिया प्रचार करके कितने दिन ये सच को दबाएगी? लेकिन मीडिया से तो ये मुद्दा गायब है ना, बेरोजगारी का मुद्दा गायब है, निजीकरण का मुद्दा गायब है। एक मुद्दा है जो सुशांत, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत, यही मुद्दा है। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या कंगना को इसको सुशांत के इंसाफ मिलने से कोई वास्ता है? जब ये कंगना की आप बात कर रहे हैं, जब ये मुसलमानों से मुंह काला करी थी एक फिल्म के अंदर, खुलेआम किस कर रही थी पर्दे पे, इसको शर्म नहीं आया कि मैं मुस्लिम से जा रही हूं किस करने? सबसे पहला तो उद्घाटन मुसलमान ने ही कंगना रनौत का किया है। किस मुंह से बोलती है ये मुसलमानों के विषय में बोलती है? अरे इनको एक अच्छा दाम मिलना चाहिए, किसी के आगे सोने के लिए सब तैयार होती हैं। इनकी क्या बात कर रहे हैं जी? कंगना रनौत राजनीति कर रही है क्या? अरे वो राजनीतिक में चली गई, अब राजनीतिक क्या करेगी? वो इसीलिए चिल्ला रही थी। मैंने तो अभी पीछे 2 दिन पहले ही कहा है कि चली गई भाजपा की गोद में, अब बहुतों के साथ हम बिस्तर होने के लिए। इन सब का चरित्र क्या है? चंद रुपए दो तो कपड़े उतार लेती हैं, तो क्या चरित्र है इनका? चंद रुपयों के लिए जो लड़कियां कपड़े उतारती हैं, खुल के सेक्स करती हैं, उनका चरित्र क्या है?
मामले में भी आ रहा है, रिया चक्रवर्ती का इसी चीज में गिरफ्तारी हुई। कल तो आपको पार्लियामेंट में कह दिया ड्रग्स के मामले में, आपको क्या कहते हैं कि भाई फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, सरकार ने तो क्लीन चिट दे दिया। ये सिर्फ बिहार के चुनाव तक का ये मुद्दा है, आपको 2 महीने और घसटा जाएगा, बिहार का विधानसभा चुनाव खत्म, मुद्दा भी आपको गायब हो जाएगा। क्योंकि जी ज्ञानेश्वर जी, आखिरी मेरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फटकार, ये कहेंगे सीधा कि फटकार लगाया है मीडिया पे, क्या कहेंगे आप? लगातार अगर टीवी देखते होंगे तो जिस तरीके से एक समुदाय मुसलमान को अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार टारगेट कर रहे हैं, क्या मांग आप करेंगे? किस तरह की कार्रवाई जैसे पत्रकारों पर होनी चाहिए? इन पत्रकारों के ऊपर सबसे पहले इस चैनल को बैन कर देना चाहिए और इन पत्रकारों को राष्ट्रद्रोह के, देशद्रोह के मुकदमे में, राजद्रोह के मुकदमे में इनको देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र को तोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं। ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं किसी राजनीतिक दल के लिए। देखिए, सुदर्शन न्यूज के जो पत्रकार है सुरेश चौहान के, उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है कि वो कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते, कहीं ना कहीं सीधा अपमान किया सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है ना कि वो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, देश के संविधान को नहीं मानता है। तो ऐसे पत्रकारों को बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। जो पत्रकार इस देश के संविधान को नहीं मानता है, वो पत्रकार को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। सुरेश चौहान की नागरिकता छीन लेनी चाहिए, सुरेश चौहान की नागरिकता छीन लेनी चाहिए, इसको देश से बाहर भगाना चाहिए। सुरेश जैसे चौहान के व्यक्तियों को, यह पत्रकारिता कहलाने के लायक नहीं है, यह देश में रहने के लायक नहीं है। भारत देश में जो भारत में नफरत फैलाएगा वो इस देश का नागरिक नहीं हो सकता, इस देश का दुश्मन हो सकता है। सुरेश चौहान इस देश का दुश्मन है, इस देश के अमन शांति का दुश्मन है, इस देश की भाईचारे का दुश्मन है। इसीलिए परशुराम ने राजपूत समाज को कई बारी खत्म किया था, कई बारी। अगर वो राजपूत समाज यदि चाह रहा है कि वो ही चीज फिर से हम भारत में लाएंगे, राजपूतों का शासन, तो छठी रात का दूध याद आ जाएगा राजेश चौहान जैसे पत्रकारों का। ये बात आप समझ लीजिए। आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है जैसे पत्रकारों को? अरे आरएसएस का संरक्षण मिल रहा है, और किसका मिलेगा? नरेंद्र मोदी का संरक्षण मिल रहा है। धन्यवाद बातचीत के लिए। जी धन्यवाद।